So very good afternoon to all my dear friends. Yesterday we had started with the last act of our syllabus, which is the Limited Liability Partnership Act. उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इनफैक्ट हमने इनकॉर्पोरेशन का पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप जो है वो कल हमने देखा था. बट बिफोर गोइंग टू स्टेप नंबर 2, लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाटएवर वी हैड डन yesterday. LLP कौन से एक्ट से गवर्न होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. It is governed by the LLP Act 2008. Is an LLP a body corporate? क्या LLP का होता है परपेचुअल सक्सेशन? तो क्या पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट LLP जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी? Is it an artificial person created by law? तो अगर कानून ने उसे बनाया है, क्या कानून ही उसे मिटा सकता है? तो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक क्या हमारी LLP चलती रहेगी? अगर LLP के पार्टनर्स चाहे, कैन एन LLP हैव अ कॉमन सील? कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है इन केस ऑफ एन LLP. कितने हद तक लिमिटेड है? विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप LLP अग्रीमेंट. यस और नो गाइज? क्या LLP इनकॉर्पोरेट होता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस? सो कैन यू इनकॉर्पोरेट एन LLP फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट? LLP जो होता है उसमें कैन यू इंट्रोड्यूस अ माइनर एज अ पार्टनर? कैन यू क्रिएट एन LLP विद अ माइनर? क्या म्यूचुअल एजेंसी LLP के केस में होती है? नहीं होती है. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स LLP में 2. Minimum number of designated partners and maximum number of partners, there is no limit. ऐसी कोई LLP which is incorporated outside India having a place of business in India is known as a foreign LLP. So LLP का concept introduce क्यों किया गया है? हमने देखा why not to introduce ऐसा form of organization which is having the advantages of both company and a partnership. सबसे बड़ा एडवांटेज जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है क्या होता है? बोलो. लिमिटेड लायबिलिटी. ये एडवांटेज हमने कंपनी का उठा दिया. और सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप इज कि इसके कंप्लायंसेस मिनिमम है. सबसे कम कंप्लायंस होते हैं. अगर आप कंपनी हो तो ऑटोमेटिकली क्या 470 सेक्शंस आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे. ये सारे सेक्शंस LLP को एप्लीकेबल नहीं है. इनफैक्ट आप लोग तो ये भी फ्री हो कि आपके राइट्स और ड्यूटीज आप खुद लिख सकते हो. राइट्स और ड्यूटीज के लिए भी कोई भी लॉ गवर्न नहीं करता है. यू आर फ्री टू डिसाइड क्या PSR होगा, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या ड्राइंग अलाउड है, कितना ड्राइंग अलाउड है. ये सारी चीजें, लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, एवरीथिंग यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. कोई भी लॉ इस चीज से रिलेटेड आपको गवर्न नहीं करता. पार्टनरशिप का बिगेस्ट एडवांटेज कंबाइन कर दिया विद अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बिगेस्ट एडवांटेज. और 2008 में फॉर्मली हमने एक नई एंटिटी का रूप दिया थ्रू दिस द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. हाँ या ना? इसी LLP को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? तो कल मैंने जब ये शुरुआत की थी मैंने आपको कहा भी था सबसे पहली चीज तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने के पहले, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने के पहले जो पहले आप करोगे दैट इज यू आर गोइंग टू रिजर्व योर LLP's नेम थ्रू फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 1. और यही फॉर्म के द्वारा यू कैन रिजर्व योर LLP's नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. बट ये ध्यान रखना है जो भी नाम आपने प्रपोज किया है आपके LLP के लिए, इट शैल नॉट बी undesirable. So this name shall not be similar to any other organization's name or this name shall not be similar to any other trademark. ऐसा कोई भी शब्द आपके LLP के नाम में नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे that you are carrying the support of the government. जैसे कि नेशनल, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, फेडरल, ऐसे सारे शब्द आपके LLP के नाम में नहीं हो सकते. हाँ या ना? तो सबसे पहले बताओ स्टेप 1 to incorporate an LLP, reservation of name through form number. This reservation will be done for a period of 3 months and your name shall not be undesirable.
पूरा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है. इट शैल नॉट बी अनडिजायर. अब नेक्स्ट स्टेप कहता है आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को सबमिट करने होंगे. जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज था ना, कंपनी की मम्मी आरओसी, वैसे एलएलपी की जो मम्मी है उसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज. मैं शॉर्ट के लिए बोलूंगी रजिस्ट्रार, बट जब मैं रजिस्ट्रार कह रही हूं, हर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं होता है. पार्टनरशिप एक्ट में था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, कंपनीज एक्ट में था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एलएलपी एक्ट में है रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज. तो अगर यहां पे मैंने रजिस्ट्रार ये शब्द का इस्तेमाल किया है, इट इज गोइंग टू मीन रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज. यस और नो गाइस? तो सुनो ना मेरी बात, आपको बहुत सारे एक्चुअली नहीं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एलएलपी के रजिस्ट्रार को सबमिट करने. अगर मैं कहती बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो फिर कंप्लायंस ज्यादा हो जाता. कंप्लायंस ज्यादा होता तो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेती, हाँ या ना? कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी. कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे? देखो मैं आपको एक ऑर्डर देती हूँ जिसमें लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, फिर हम लोग एक्ट को तो रीड करेंगे. सबसे पहली बात आप दोगे नाम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. क्योंकि देखो एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, एलएलपी अलग, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग. इन दिस सेंस सारे पार्टनर्स ओनर्स तो है बट सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं है. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द एलएलपी. जैसे कंपनी में मेंबर और डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. अग्रीड, पार्टनर में से ही कुछ लोग रहेंगे जो डीपीज होंगे, बट आउट ऑफ ऑल द पार्टनर्स only the DPs are responsible for the management of the limited liability partnership. So name and address of partners, name and address of designated partners. उसके बाद name of LLP, registered office of LLP. मतलब समझ लो नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी. वैसे क्या मैं एड्रेस नहीं कह सकती हूं क्योंकि वो इंसान नहीं है. एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए मैंने कहा है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. बट याद करने के लिए आप तीन ऐसी चीजें याद रख सकते हो: नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी. नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ऑफ एलएलपी लिखते वक्त, याद करते वक्त बोलने के लिए आसान रहता है क्योंकि एक टोन है. बोलो तो कैसे? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी. उसके बाद बिजनेस, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी. एज एन एलएलपी आप क्या बिजनेस करने वाले हो वो भी आपको सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी. एंड लास्ट है कंसेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. खत्म. ये 5 चीजें सबमिट कर दी 14 दिनों के अंदर, नॉट इवन 15 डेज, 14 डेज के अंदर यू विल गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस एलएलपी. कौन सी 5 चीजें आप सबमिट कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, name and address of designated, name and address of proposed business of LLP and consent of partners and designated partners. ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए इन ई फॉर्म नंबर 2. कौन सा फॉर्म नंबर? ई फॉर्म नंबर 2. तो मैंने आपको कहा भी याद भी करने के लिए कितना आसान है. ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3, खत्म हो गई बात. नहीं समझ में आया? जैसे ही आप ये 5 डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को सबमिट करते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी विल इशू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप कौन से फॉर्म में फाइल करते हो? ई फॉर्म नंबर 2. और ई फॉर्म नंबर 1 क्या था? नेम मत बोलो, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम.
ई फॉर्म नंबर 2 इज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कितने डॉक्यूमेंट्स है? 5. कितना आसान है? आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? इसलिए तो हमने कहा है लिमिटेड लाइबिलिटी बट फॉर्मेलिटीज बहुत लेस. So it is taking the advantages of both company as well as a partnership firm. जैसे ही आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सुनो ना मेरी बात, जैसे ही आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अभी तक आपने कितने फॉर्म सबमिट किए? अरे बोलो ना. 2 ही ना? 3 कौन बोल रहा है? अभी तक तो आपने 2 ही फॉर्म सबमिट किए हैं 14 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 14 डेज. तो 14 डेज इज अ टाइम पीरियड विच इज गिवन टू द ऑफिशियल्स ऑफ द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार्स के जो लोग हैं, इन लोगों को 14 दिनों के अंदर या तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है. रिजेक्ट कब करेगा? जब कुछ इंफॉर्मेशन डिफेक्टिव है, कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, एप्लीकेंट कोई माइनर है, आपका बिजनेस प्रपोज बिजनेस इलीगल है, तब ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. तो जो भी है, हाँ या ना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बोलना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज. 14 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, स्टेप नंबर 3 कहता है दैट यू विल हैव टू सबमिट ई फॉर्म नंबर 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और ये ई फॉर्म नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट योर LLP अग्रीमेंट. अब आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. बोलो ना मुझे, ई फॉर्म 2 सबमिट करने के 14 दिनों के अंदर क्या आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? इसी LLP के बिजनेस को आप गवर्न कैसे करोगे? वो LLP के अग्रीमेंट में दिया होता है. तो LLP के अग्रीमेंट में आप सारे डिटेल्स लिखते हो. कल ही मैंने आपको लाइव SPC के LLP के अग्रीमेंट के बारे में बताया था. चलो एटलीस्ट मुझे 5 चीजें बताओ जो आपने देखी थी LLP के अग्रीमेंट में. अच्छा, कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किए? हाँ, नेम, एज, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वेयर यू आर रिसाइडिंग, मतलब डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स एंड डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. नेम और एज बस. डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, PSR. अच्छा, कब टर्मिनेशन होगा? एडमिशन के किसके राइट्स हो गए? क्या ड्राइंग की एंटाइटलमेंट है? क्या रेम्युनरेशन की एंटाइटलमेंट है? बिजनेस क्या हम करेंगे? LLP का नाम क्या है? क्या ये LLP फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है और इज इट एट अ विल? नहीं याद है आप लोगों को? पार्टनर्स के राइट्स क्या है? पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या है? गुडविल का कैलकुलेशन. ये सारी चीजें लिखी होती है. कहां पर लिखी होती है? इन द LLP अग्रीमेंट. यही LLP अग्रीमेंट आप सबमिट करते हो इन ई फॉर्म नंबर 3 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP. मतलब समझ लो, देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू टू इनकॉर्पोरेट एन LLP. ई फॉर्म नंबर 1 एंड ई फॉर्म नंबर 2. 14 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और जैसे ही LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है, 30 डेज के अंदर यू विल सबमिट द LLP अग्रीमेंट. क्या क्या लिखा होगा LLP के अग्रीमेंट में? अरे बोलो ना, क्या क्या लिखा होगा? LLP का नाम, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, उनका PSR क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या पार्टनर्स को रेम्युनरेशन का अधिकार है, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पार्टनर्स की राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, क्या ये पार्टनरशिप एट विल है या क्या ये फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है, अगर फिक्स ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन क्या है, एज एन LLP हम बिजनेस क्या करेंगे, कब LLP टर्मिनेट हो सकता है, ये सारी चीजें लिखी होती है इन द LLP अग्रीमेंट. तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट में एक समरी मैंने आपको दिया है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड. देखो अंडरलाइन करोगे. सबसे पहली चीज, यू आर गोइंग टू डी रिजर्वेशन ऑफ नेम. जहां रिजर्वेशन ऑफ नेम लिखा है वहां पे लिख दीजिए 3 months. एंड नेम शैल नॉट बी
अनडिजायरेबल. नेम शल, सुनना शिवराज, नेम शल नॉट बी अनडिजायरेबल. लिख दीजिए वहीं पे. नेम शल नॉट बी अनडिजायरेबल. लिख दो वहां पे. नेम शल नॉट बी अनडिजायरेबल. पॉइंट नंबर 2, मुझे आप लोग बताओगे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट होते हैं इन ई फॉर्म नंबर 2? बोलो, अरे बोलो ना. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ business of LLP, and lastly is consent of partners and designated partners. फॉर्म नंबर क्या है? ई फॉर्म नंबर 2. वहीं पे आप लोग लिख दो नीचे, ई फॉर्म नंबर 2 के बाद स्पेस है ना, वहां पे लिखोगे रजिस्ट्रार ऑफ LLP. Registrar of LLP. Will issue certificate of incorporation within 14 days. थियोरी में सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी ये समरी है, इसलिए मैं लिखवा रही हूं आप लोगों से. चौदह 14 डेज के अंदर रजिस्टर. एवरीवन हैज टू राइट डाउन. ओके, लिख रहे क्यों नहीं आप? रजिस्ट्रार ऑफ LLP विल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 14 डेज. यही सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्म में हम लोग फिल करते हैं? ई फॉर्म नंबर 2. 2 चीजें कर लिए. क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा? जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, कितने दिनों के अंदर LLP अग्रीमेंट सबमिट करोगे? 30 डेज के अंदर. तो थर्ड पॉइंट में देखो, LLP अग्रीमेंट 30 दिनों के अंदर सबमिट करते हो इन ई फॉर्म नंबर 3. वहीं पे थोड़ी सी जगह है ना, वहां पे आप लोग लिख दो LLP के अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है. क्या चाहिए? कंटेंट्स लिखो. कंटेंट्स. नेम ऑफ LLP. नेम ऑफ किसका कंटेंट लिख रहे हो? LLP के अग्रीमेंट का लिखो. LLP के अग्रीमेंट का ये कंटेंट है. बुलेट्स करते जाओ ऐसे ऐसे, क्योंकि 6 से 8 पॉइंट तो लिखा होगी मैं. लिखो नेम ऑफ LLP. लिखो आप लोग. चलो, LLP का नाम, नेम ऑफ LLP. सेकेंड बुलेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. Capital contribution. Next bullet. Capital contribution. Everyone has to write down. Even my virtual students. लिखो. Capital contribution and interest thereon. उनको महसूस कर सकती हूं मैं. भाई याद हो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो. नेक्स्ट पॉइंट PSR. कितने पॉइंट्स लिखे?
4, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन लिखा, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, अगला लिखो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स. नेक्स्ट बुलेट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, प्रपोज्ड बिजनेस. क्या? प्रपोज्ड बिजनेस. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, गुडविल, आर्बिट्रेशन, रिटायरमेंट, बट अभी मैं इतने बुलेट्स नहीं लिखा रही हूँ, इमोशनल नहीं हो रही हूँ. घर पे जाके अगर आपको याद आएगा आप लिख सकते हो, ठीक है. कुछ चंद चीजें मैंने आपको बता दी है. ओके. अच्छा बताइए मुझे, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, डोंट टॉक, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, हैज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ बीन बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड. इसी पर्सन के पास क्या अब कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स है? क्या वो खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकता है? क्या खुद के नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर सकता है? क्या वो दूसरों को स्यू कर सकता है? क्या वो अपने नाम पे स्यूड हो सकता है? अगर वो चाहे क्या उसका कॉमन सील हो सकता है? सो बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वापस से आप लोग मुझे बताओगे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? तो देखो ये सब मैंने इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स तो बता दिए, इफेक्ट भी बता दिए, बट अब ये जानना जरूरी है कि 2 लोग इकट्ठा होते हैं और एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. 2 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, बट ये 2 लोग कौन है जो पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? जैसे आपने ओपीसी में देखा था, हु इज एलिजिबल टू बिकम द सोल मेंबर एंड नॉमिनी. क्या तुम्हें याद है? हाँ या ना? वैसे ही कौन है ये वो 2 लोग जो पार्टनर बन सकते हैं या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? यही चीजें मैं आपको बताने वाली हूं. पेज 166. एक्चुअली उसके ऊपर भी मैंने ये पॉइंट दिया है. एक ही मिनट. हाँ, ओके. ये रहा पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर. पेज नंबर 161 पे आ जाओ. 161 पे, पेज नंबर 161. ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या है. बट अब सवाल ये उठता है, कौन है वो एलिजिबल लोग जो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो कौन बन सकता है एलएलपी का पार्टनर? सुनो मेरी बात. एनी पर्सन can be a partner in an LLP who is of sound mind and who is not adjudged insolvent. But positively explain ना करते हुए लॉ मेकर्स ने इसको नेगेटिवली एक्सप्लेन किया. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन ऑन व्हाटएवर आई एम टीचिंग ऑन. एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स. डोंट राइट एनीथिंग. देखो यहाँ पे, an individual or a body corporate, an individual or a body corporate, an individual or a body corporate मतलब even an artificial person can be a partner of an LLP. हमें तो 2 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए.
हमें तो 2 persons चाहिए टू फॉर्म एन एलएलपी। देखो सेक्शन नंबर 6 का पहला बुलेट, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 partners, 2 partners, 2 partners are 2 persons. These 2 persons can either be a natural person or can be an artificial person. So any person, whether he is a natural individual or a body corporate, can be a partner in an LLP. However, मतलब कुछ exceptions है. An individual shall not be capable of becoming a partner of an LLP if he is found of unsound mind. If he is of unsound mind, or he is an undischarged insolvent. Undischarged insolvent मतलब वो insolvent declare हो चुका है बट अभी तक उसकी एसेट से लाइबिलिटीज रीपे नहीं। अगर आप डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो मतलब अब आपकी एसेट जीरो, लाइबिलिटी जीरो और वापस से आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स आ जाते हैं। यहां पे आप अभी तक इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुए, यू आर एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, और he has applied for being adjudged as an insolvent and his application is pending. He has applied. He मतलब कौन? मतलब आपने खुद ने आपके इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है। अभी तक कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है। इंसॉल्वेंट क्या हम खुद को डिक्लेयर करते हैं? कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। आप पर कोर्ट के पास जा रहे हो और कह रहे हो कोर्ट मुझे ऐसा लगता है मेरी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा, अधिकार मेरे पास नहीं, समझ मेरे पास इतनी नहीं है, आपके पास है। आप खुद डिसाइड कीजिए क्या मैं सॉल्वेंट हूं या एम आई डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट। आपने अप्लाई किया है बट अभी तक आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी तक कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है वेदर यू आर सॉल्वेंट और यू आर इंसॉल्वेंट। मतलब पर देखो यहाँ पे आप कोर्ट में गए हो मतलब 99% केसेस में आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने ही वाले हो। कौन सॉल्वेंट पर्सन ऐसी हरकत करेगा बदनामी के लिए? हाँ या ना? मतलब चांसेस ज्यादा है, 99% है इनफैक्ट, that person is going to be declared as insolvent, और इसलिए इस पर्सन को भी हमने एलिजिबल ट्रीट नहीं किया है। थोड़ा सोच के जवाब देना, सोचना इतना आसान भी नहीं है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई क्रेडिटर, मेरा क्रेडिटर है जिससे मैंने पैसा उधार लिया था, वो कोर्ट में गया और वो कोर्ट को कह रहा है हे कोर्ट मुझे लगता है अंकिता मैम इंसॉल्वेंट है और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, कैन आई बिकम अ पार्टनर? कैन आई बिकम अ पार्टनर? यस। व्हाई यस? क्यों यस? मेरा तो एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के सामने। क्यों? पॉइंट सी में आओगी ना मैं, एप्लीकेशन पेंडिंग है। हाँ, ये आंसर और रीजनिंग अभी आपका करेक्ट है। मैं खुद नहीं गई थी, कौन गया है? कोई थर्ड पार्टी गया है ये बताने के लिए कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, और इसलिए इस केस में आई एम एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। एम आई एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर? ध्यान कहाँ है आप लोगों का? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। सुनो ना मेरी बात, 3 केसेस में यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। कौन से 3 केसेस बोलो? यू आर ऑफ, you are an undischarged insolvent person and you have yourself applied for insolvency and your application is pending. Yes or no guys? Yes. अब देखिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। क्या ये 2 लोग नेचुरल हो सकते हैं?
दोनों आर्टिफिशियल भी, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बट एक छोटा सा पॉइंट है जो मेरे हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी समय में अगर ऐसा हो गया कि आपके एलएलपी में 2 से कम लोग आ गए, कोई भी समय ऐसा आया है कि आपके एलएलपी में मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम लोग हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्ट में कितनी है 2, उससे कम लोग हैं, हाँ क्या, जैसे कि 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, हो गया ऐसा, या ये पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, क्या एक ही पर्सन रह गया, या ये पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, क्या एक ही पर्सन रह गया? मिनिमम कितने होने चाहिए? रहे कितने हैं? कोई भी समय में अगर ऐसा हुआ है कि पार्टनरशिप में, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम लोग हैं, मतलब 2 से कम लोग हैं, हम लॉ मेकर ने आपको 6 महीने का समय दिया है। कितने महीनों का समय? ये 6 मंथ्स के अंदर आप वापस से मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लीजिए। इसकी डेथ हो गई है, किसी और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, किसी और को आप ला लीजिए। अनसाउंड माइंड का हो गया है, किसी और नए पार्टनर को एडमिट कर लीजिए, या तो किसी और को एडमिट नहीं करना है, फर्म को 6 मंथ्स के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए। 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के अगर आप अकेले बिजनेस कंटिन्यू करते हो, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट को आपने 6 मंथ्स तक सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये सेक्शन कहता है 6 महीनों के बाद जो भी लायबिलिटी एलएलपी के नाम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, एलएलपी की लायबिलिटी है, उसके लिए ये रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पार्टनर्स are going to be or is going to be depending upon whatever is the case personally liable। 2 से कम 6 मंथ्स तक ऐसे ही एलएलपी चल रहा है। 6 महीने के बाद एलएलपी के नाम की जो भी लायबिलिटी है उसके लिए ये अकेला बंदा विल बी पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल, पर्सनली लायबल। ऐसे नहीं समझेगा, आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ विद डेट्स, एकदम प्रोफेशनली। 1 सितंबर 2019 को ये 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो गई। ये हादसा कब हुआ है? बोलो ना, ये हादसा कब हुआ है? 1 सितंबर 2019। 6 मंथ्स कब कंप्लीट होते हैं? अरे बोलो ना। कौन है वो? 1 मार्च 2019 को, सॉरी 2020 आएगा। डोंट डिस्टर्ब मी। 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एलएलपी के नाम पे जो भी लायबिलिटी इनकर होगी उसके लिए ये रिड्यूस नंबर ऑफ पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल। से इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछ रहा है, 31 मार्च को एलएलपी ने बैंक से एक लोन लिया 10 लाख रुपए का, कौन लायबल है? एलएलपी लायबल है या ये मिस्टर पर्सनली लायबल है? ये मिस्टर पर्सनली लायबल। ट्विस्ट के लिए इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है, व्हाट वुड हैपन अबाउट द लोन
which the LLP had taken on 1st of May 2019, who is going to be liable for this loan taken in the name of LLP? Who is liable? Who is liable for this loan? Yes, it is LLP who is going to be liable. Partners liable नहीं, क्योंकि ये लोन डेथ के पहले लिया है, ये डेथ के 6 months बाद लिया है. डेथ के, अरे यार, मई पहले आता है या सितंबर? तो लोन पहले लिया है या डेथ पहले हुई है? तो मई में तो दोनों जिंदा थे ना, मतलब एलएलपी की मिनिमम रिक्वायर्ड सेटिस्फाइड थी ना. एलएलपी के नाम से लोन लिया है, एलएलपी लायबल होगी. यहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है और ये मिस्टर को पर्सनली लायबल ट्रीट किया है फॉर द एलएलपी का लोन. बट इसमें भी एक कैच है. लॉ मेकर कहता है ये बंदा पर्सनली लायबल होगा ओनली इफ he was aware about the reduction of the number of partners. अगर he was not aware कि number of partners has got reduced, he will be forgiven. But the burden to prove that you did not know is upon you. Means court will presume that you know about the debt of your partner. आपका business partner है. ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको उसके डेथ के बारे में पता नहीं? मतलब जिस ट्रस्ट पे, जिस रिलेशन पे ये बिजनेस खड़ा हुआ है, उसी को आप चैलेंज कर रहे हो कि मेरे को इसकी डेथ के बारे में भी पता नहीं. 6 महीने हो गए फिर भी. हाँ, बट एक बार ऐसे इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछ लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज ये तो पहली बार फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये सेक्शन तो रिसेंटली ऐड हुए हैं फ्रॉम नवंबर अटेम्प्ट. अर्लियर दे वर नॉट देयर. तो ऐसे सीएस के पेपर्स में देख रही थी, उसमें एक पेपर में ऐसा लिखा था कि ये जो पार्टनर है, ही वॉज इन लंडन जब इस पार्टनर की डेथ हुई. जब ये दूसरा पार्टनर है, नाम दे देती हूँ, ए और बी. तो बी की जब डेथ हुई थी, मिस्टर ए वॉज इन लंडन. ही वॉज इन लंडन मंथ बैक. अगस्त में ही लंदन चले गए थे क्योंकि उनके पापा बहुत बीमार थे. He was suffering from a life-threatening disease. तो वो अपने फैमिली की उलझनों से ही लड़ रहे थे. भारत में क्या हुआ, ये पार्टनर में क्या हुआ, इसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं थी. से he was suffering from cancer. खुद ही हालातों से लड़ रहे थे. क्या यहाँ पे हुआ इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था. He was not in contact with anyone in India. So he proved in the court that he was not aware about the fact. तब ऐसे केस में then he will not be liable. बट बहुत एक्सेप्शनली रेयर केस होता है. आज के जमाने में तो द वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव इन. कहीं पे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं. सिर्फ बातचीत क्या, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. तो बातचीत की क्या बात है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन. बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन इंस्टीट्यूट आपको पूछ लेता है, मतलब इंस्टीट्यूट का ये कहना है दैट दिस पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट द हैपनिंग, तब आप कहोगे देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. नहीं, अगर 6 months में, ये पूछ रहा है मुझे सवाल, मैम ये जो 6 months के दौरान है, अगर एलएलपी के नाम पे कुछ लाइबिलिटी इनकर होती है, एलएलपी ही लायबल है. सो एलएलपी ही लायबल है, मतलब एलएलपी के एसेट्स विल बी लायबल. क्योंकि यहाँ पे तो एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग है ना, इसलिए एलएलपी के एसेट्स से आप रीपेमेंट करोगे. सो मैनेजमेंट डज नॉट मेक अ डिफरेंस ना. यस, सो एटलीस्ट वो पर्सनली तो लायबल नहीं है ना, उसके जेब से तो उसको पैसे नहीं देने ना. क्यों होना चाहिए? 6 अब आज डेथ हुई है मेरे पार्टनर की और आप बोल रहे हो नया पार्टनर तुरंत आप लेके आ जाओ. मेरा पार्टनर है वो बिजनेस, उसके पहले मेरा दोस्त है. 13 दिन तो मैं कुछ नहीं करूंगी. तो इसलिए तो 6 महीने का मौका दिया है ना. 6 months. अब मुझे मत बोलना क्यों 6 months, 3 months भी दे सकते थे, 1 महीना भी दे सकते थे, कितना भी दे सकते थे. बट लॉ मेकर को रीजनेबल 6 months लगा. सो जो हुआ है हादसा, वो 6 महीनों के अंदर आप करेक्ट कर लीजिए.
आ जाइए। क्या आप लोग ये सब सेंटेंस रीड कर सकते हैं? ये पॉइंट नंबर 2। चलो, इफ एट एनी टाइम the number of partners of an LLP is reduced below 2 and the LLP carries on the business for more than 6, LLP के number of partners 2 से कम हो गए and it is continuing its business for more than, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during that time and who is carrying on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that he is carrying on the business alone shall be personally liable for the LLP incurred during that period. Yes or no, guys? Next, who is eligible to become a designated partner? मतलब manager of LLP. डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन बन सकता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए? तो अगर मेरे एलएलपी में 2 ही पार्टनर्स है, क्या दोनों भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गए? बट क्या मेरे एलएलपी में 10 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे डीपीज नहीं हो गए। कम से कम कितने डीपी हो गए? कम से कम 2 डीपी होना चाहिए। Who are individuals? अब अगर मैं डीपी की बात कर रही हूं तो डीपी आर्टिफिशियल पर्सन, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज कैसे करेगा? आर्टिफिशियल है ना उन्होंने, इसलिए वो आर्टिफिशियल है ना, इसलिए वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर बनना है आपको कंपल्सरीली इंडिविजुअल होना जरूरी है एंड दो में से एटलीस्ट 1 शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। और रेसिडेंट आप जानते हो 182 डेज के लिए इन द लास्ट 1 ईयर ही हैज स्टेड इन इंडिया। मतलब 2 फॉरेनर्स कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। मैंने आपको पीछे भी ये चीज कही थी, हमारा हिस्ट्री हम वापस से रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए ओपीसी के केस में भी दैट सोल पर्सन कैन नॉट बी अ फॉरेनर। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की हालत की है, हम उसे वापस रिपीट नहीं करने देंगे। बिजनेस के नाम से आए थे, देश को लूट के चले गए। अब अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है, ये 2 मैनेजर्स में से कम एक मैनेजर तो भारतीय होना जरूरी है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सुनो, अगर सपोज ऐसा हुआ, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर, जैसे एक्सट्रीम केस की मैं बात कर रही हूं, एकदम डिटेल में, मतलब 2 ही अगर पार्टनर्स है, वो दोनों पार्टनर्स डीपी हो गए। अरे ऐसे क्यों देख रहे जैसे कि मैं चाइनीज में बातें कर रही हूं? 2 ही पार्टनर्स है, वो दोनों ही डीपी हो गए ना। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली दोनों भी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि पार्टनर आर्टिफिशियल हो सकता है, पार्टनर आर्टिफिशियल हो सकता है। अब 2 पार्टनर 2 ही लोग हैं, तो वो दोनों ही डीपी हो गए। बट डीपी के लिए हमने कहा है हमें आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। बट यहां पे तो नेचुरल है ही नहीं, उसके लिए क्या हम नए पार्टनर को अब नहीं लाएंगे डीपी बना के लिए? अब लॉ मेकर कहता है सपोज ऐसी सिचुएशन है कि जहां दोनों भी लोग आर्टिफिशियली है, या ऐसा भी हो सकता है मिक्स एंड मैच, एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है, तो ये नेचुरल वाला तो डीपी होगा, बट डीपी 2 होने चाहिए ना, तो वो आर्टिफिशियल वाले को भी डीपी करना पड़ेगा। तो अब लॉ मेकर ने एक सोल्यूशन लाया है। अगर ऐसी सिचुएशन है, दोनों भी एक्सट्रीम केस मैंने आपको बता दिए, अगर 10 पार्टनर्स है, 10 में से अगर 5 भी नेचुरल पर्सन है, हम वो 5 नेचुरल पर्सन को डीपी बनाएंगे। बट अगर 2 ही लोग हैं, दोनों भी आर्टिफिशियल, या एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल है, तब ये जो आर्टिफिशियल पार्टनर है, दिस आर्टिफिशियल पार्टनर विल अपॉइंट अ नॉमिनी। दिस artificial person will appoint
अ नॉमिनी, अगर आपका पार्टनर आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल पार्टनर एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा हु विल बी कंसिडर्ड एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो क्या? मैंने आपको पूछा ही नहीं, लिख दिया ना? ओके, वेरी गुड। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मतलब क्या, नेचुरल पर्सन है, वाई लिमिटेड के साथ एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। क्या दो पार्टनर्स है? ये तो डीपी बन गए एक्स, बट अब वाई लिमिटेड एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। ये नॉमिनी मतलब वो डेथ वाला नॉमिनेशन नहीं, ये नॉमिनी मतलब वाई लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव who will be considered as the DP of LLP। मतलब ये पर्सन कुछ काम करेगा, माना जाएगा वाई लिमिटेड काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस आर्टिफिशियल कंपनी को। तो अगर दो ही पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स या तो आर्टिफिशियल है या एक आधा पार्टनर आर्टिफिशियल है, दिस आर्टिफिशियल पर्सन विल अपॉइंट अ नॉमिनी who will be called as the designated partner of this LLP। Yes or no guys? बहुत टफ जा रहा है आप लोगों को? मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है। लिखना एग्जाम्पल, नॉमिनी दिस मिस्टर, ये नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ने मिलकर एलएलपी बनाया है। ये दोनों पार्टनर्स तो है, बट अब मैनेज कैसे करेंगे? एक्स तो आ जाएगा मैनेज करने के लिए, क्या वाई लिमिटेड आ सकती है चल के? इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है वो नॉमिनेशन करेगा, एक नॉमिनी को लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा और एक्स के साथ एलएलपी के अफेयर्स को मैनेज करेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव इज द नॉमिनी माना जाएगा। अगर वो आया है मतलब वाई लिमिटेड आया है, वो कुछ बोल रहा है मतलब वाई कुछ बोल रहा है। वाई मतलब कौन? वाई लिमिटेड, हु इज दिस आर्टिफिशियल पर्सन। हो गया? कैन आई मूव अहेड? आ जाइए यहाँ पे, पेज 166, पेज नंबर 166। पेज 166, डोंट टर्न द पेजेस, परसों तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग साथ दोगे तो कल भी खत्म कर सकती हूं मैं, क्योंकि ये डिफरेंस तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कल खत्म करेंगे, आई डोंट माइंड। बाकी के सेक्शंस बहुत प्रोसीजर बेस्ड है, बट अभी 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट सिखा रही हूं मैं, कल तक हो जाएगा, डोंट वरी। सुनो ना, एलिजिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, ये सब लोग साथ में रीड करेंगे, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये सेक्शन कहता है, सुनो मेरी बात,
जिनके LLP ई फॉर्म नंबर 2 में आपने जिन लोगों के डिटेल्स दिए थे, नाम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, वो प्रपोज पार्टनर्स हैं, क्योंकि अभी तक LLP बना नहीं है। बट जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ये सेक्शन कहते हैं यही सब्सक्राइबर्स टू ई फॉर्म नंबर 2 विल बी रिगार्डेड एज द पार्टनर्स ऑफ द LLP। बस उतना ही ये सेक्शन कहता है। रीड करेंगे सब लोग साथ में, कम ऑन एवरीवन, रीड टुगेदर। On the incorporation of an LLP, the person who subscribed their names to the incorporation doc shall be its partners, and the other person by and in accordance with the LLP agreement. मतलब अगर आप सब्सक्राइबर नहीं थे ई फॉर्म नंबर 2 के, आज LLP इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आज आपको वो LLP का पार्टनर बनना है, तो एडमिशन का प्रोसीजर होगा। और ये एडमिशन का प्रोसीजर कहाँ लिखा होता है? इन द LLP अग्रीमेंट। वो फॉलो करके आप LLP के पार्टनर बन सकते हो। मुझे बताओ, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप क्या LLP के पार्टनर्स के बीच में होता है? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। सो बेसिकली एक्ट ऑफ वन पार्टनर के लिए अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लायबल। जो भी एक्ट आपने किए ऑन बिहाफ ऑफ द LLP लायबल होता है, वो भी तभी जब आपने एक्ट ऑथोरिटी के विद इन की है। अगर आपने एज अ पार्टनर आपकी ऑथोरिटी एक्सीड की है, दूसरे पार्टनर्स छोड़ो, LLP भी लायबल नहीं होता है, तब आप खुद लायबल होते हैं। जैसे अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट, सिर्फ डायरेक्टर ना होते हुए LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाँ या ना? बोलो, आ जाइए। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ LLP shall be governed by the LLP agreement। जो भी पार्टनर्स के बीच के म्यूचुअल राइट्स है और ड्यूटीज है, वो किससे गवर्न होती है? LLP अग्रीमेंट से गवर्न होती है। अगर आप चाहो कि आप LLP की अग्रीमेंट को चेंज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है जो टर्म से मैंने आज LLP को इनकॉर्पोरेट किया था वही टर्म जिंदगी भर चलेगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। अगर आप चाहो आप LLP के टर्म्स को चेंज कर सकते हो, बट जब कभी भी आपने LLP के टर्म्स को चेंज किया है, ये चेंज टर्म्स के बारे में आपको रजिस्ट्रार ऑफ LLP को बताना जरूरी है। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। अगर LLP के अग्रीमेंट कुछ क्लॉजेस से रिलेटेड साइलेंट है, विल वी रिफर द एक्ट। जैसे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, विल वी रिफर द पार्टनरशिप एक्ट। LLP अग्रीमेंट कोई पॉइंट से रिलेटेड साइलेंट है, विल वी रिफर द LLP एक्ट। और LLP एक्ट में राइट्स और ड्यूटीज के बारे में इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। फर्स्ट शेड्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है एक्ट में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या है। ठीक है? सीसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। टू सीज मीन्स टू स्टॉप। कब पार्टनरशिप इंटरेस्ट स्टॉप होता है? कब पार्टनरशिप इंटरेस्ट स्टॉप होता है? सो इट इज वेरी इजी, जैसे बनता है वैसे ही वो स्टॉप होगा। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई, दो ही पार्टनर्स हैं, 6 मंथ्स में आपने वापस से किसी को एडमिट नहीं किया, इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि LLP डिसॉल्व हो चुका है। कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट जज हो गया। बट देखो, अगर 10 पार्टनर्स है, कोई एक अनसाउंड माइंड है या कोई एक इंसॉल्वेंट है, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, बट LLP तो कंटिन्यू कर सकती है ना। परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाए, बट LLP जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। बट अगर डेथ हो गई, 6 मंथ्स के अंदर नए को ऐड नहीं किया, तो ऐसे केस में आपकी LLP डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर 10 लोग हैं, एक आधे की डेथ हुई है, तो अब उसका इंटरेस्ट LLP में खत्म हो गया। बाकी के पार्टनर्स LLP को रन करना कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, अगर कोई पार्टनर चाहे, कैन ही ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द LLP? अगर कोई पार्टनर चाहे, कैन ही ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द LLP?
अगर किसी को रिजाइन करना है, ये सेक्शन कहता है रिजाइन करने के 30 दिन पहले आपको एलएलपी को नोटिस देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता आज रेजिग्नेशन की नोटिस दी है और अगले ही पल आप निकल जाओगे एलएलपी से। कम से कम 30 दिनों का समय देना होगा ताकि हम बाकी की अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। डेथ तो बोल के नहीं आती है, अनसाउंड माइंडनेस भी बोल के नहीं आता है, बट रेजिग्नेशन तो आप बोल के कर सकते हो ना। तो 30 दिन का समय दो, हम सोचेंगे कि आपके बाद हमें क्या करना है। आइए यहां पे, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी in accordance with the agreement. अगर कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, he can resign by giving a notice which is not less than 30 days to other partners of his intention to resign. A person may cease to be a partner of an LLP on his death. कितना obvious है, डेथ सब कुछ खत्म कर देती है, तो ये पार्टनरशिप की क्या बात कर रहा है। If he is declared insolvent, if he is declared unsound mind, or he has applied for being adjudged as insolvent. Yes or no, guys? बोलो ना, अरे हाँ या ना। बट अब ये पॉइंट देखो, where a partner of LLP ceases to be a partner, he shall be entitled to capital contribution and accumulated profits till the time he was a partner. Suppose partner की डेट 1 सितंबर को ही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के लिए तो वो पार्टनर था ना, 5 महीनों का प्रॉफिट उसको मिलेगा और उसका जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो उसके लीगल हेयर को मिल जाएगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। या तो अगर उसने रिजाइन किया है तो वो पर्सनली अवेलेबल है, उसको उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा और उसको उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया जाएगा। हाँ या ना? अनसाइंड माइंड का हो गया है, उसके गार्डियन को दिया जाएगा उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। गेटिंग दिस और नो? क्या ये लास्ट सेक्शन कर लूं मैं? क्योंकि कल से फिर एक्सटेंट एंड लायबिलिटी और लिमिटेशन की बात हो जाएगी, ये इससे कनेक्टेड है। लास्ट पॉइंट है बस, एक आखिरी। क्यों इतने अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? सिर्फ इनकॉर्पोरेशन किया और ये छोटे छोटे सेक्शंस किया आज मैंने। कल तक तो जाएगा ही, परसों तक भी जा सकता है, पता नहीं। ओके चलो, आज के लिए बस इतना ही। बट आज एक होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि जल्दी छोड़ रही हूँ। You have to write down 5 points of differences between LLP, partnership and LLP and company. दोनों भी differences, मतलब 10 points मुझे चाहिए, इसके 5 और उसके 5। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, कल मिलेंगे।